ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वीडियो के स्टार्टिंग पोर्शन में एनसीईआरटी के नोट्स है और एंड पोर्शन 44 मिनट के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब जिन्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करने हैं वो सीधा 44 मिनट के बाद पहुंचे और जिन्हें नोट्स करने हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ते चले। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स में जिन्हें पढ़ने हैं उनके लिए नोट है कि वो मतलब थोड़े उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है मैंने, तो जिन्हें वो पढ़ना है उससे पहले एक बार यही पढ़ते हुए जाना था। सो अब आता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्योर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी चैम्बर, नेजोफेनिक्स, लैनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची एंड एल्वियोली से मिलकर बना होता है। जो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये जस्ट अबव द अपर लिप्स के ऊपर इसकी पोजीशन होती है और ये हमारा पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेसल कैविटी में जाकर खुलता है थ्रू नेसल पैसेज। नेसल पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेसल चैम्बर में जाके खुलेगा थ्रू नेसल पैसेज, और जो हमारा नेसल चैम्बर है वो ओपन होता जाके हमारा नेजोफेनिक्स में। नेजोफेनिक्स एक फेनिक्स का पार्ट है और ये हमारा नेजोफेनिक्स जाके ओपन होता है फिर हमारे लैनिक्स में। पहले नेजोफेनिक्स, नेसल चैम्बर जाके ओपन होगा नेजोफेनिक्स में एंड देन नेजोफेनिक्स जाके ओपन होगा हमारे लैनिक्स में। और जो हमारा लैनिक्स है ये एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है हमारे साउंड प्रोडक्शन में। और हमारा फिर लैनिक्स जाके ओपन होता है ट्रैकिया में। एंड देन ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड थ्रू द नेक अप टू द मिड थोरॉइक कैविटी एंड डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरॉइक वर्टिब्रा इनटू द प्राइमरी ब्रोंची। तो अब जो थोरॉइक वर्टिब्रा क्या है वो साइड वाली, ये क्या हो गया, ये जो हमारी थोरॉइक वर्टिब्रा है ये साइड वाली इमेज में दिख रहा होगा कि थोरॉइक वर्टिब्रा जो हमारी ये रीढ़ की हड्डियाँ रीढ़ कह रहा हूँ, जिसे हम पसलियाँ कहते हैं, अपनी रिब्स कहते हैं, इसे कहा गया है। तो फिफ्थ इन्हीं में फिफ्थ थोरॉइक पे आके फिर ये डिवाइड हो जाते हैं दो प्राइमरी ब्रांचेस में। ईच ऑफ द प्राइमरी ब्रांची डिवाइड इनटू नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचीओल्स। ब्रांची द टर्मिनल ब्रांची गिव राइज टू इनिशियल ब्रांचियोल एंड देन द टर्मिनल ब्रांचियोल। अब अगर शॉर्ट में समझने के लिए कि ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जाके खुला नेसल चैम्बर में थ्रू नेसल पैसेज एंड देन हमारा नेसल चैम्बर जाके खुला नेसोफेनिक्स में, और नेसोफेनिक्स का एक पार्ट है हमारे फेनिक्स का, और नेसोफेनिक्स जाके लैनिक्स में खुलता है थ्रू ग्लोटिस। ग्लोटिस का तो पता ही होगा कि जो फूड की सेलिंग चल रही होती है तो हमारे फेनिक्स को कवर कर लेता है ताकि फूड उसके अंदर ना घुसे। और लैनिक्स का एक कार्टिलेजियस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है हमारे साउंड प्रोडक्शन में। और हमारा लैनिक्स खुलता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो हमारे फिफ्थ थोरैक वर्टिब्रा पे जाके डिवाइड हो जाता है दो प्राइमरी ब्रांचियोस में। तो ये डिवाइड हो गया टू प्राइमरी ब्रांची में, और ये टू प्राइमरी ब्रांचेस फिर डिवाइड होता है सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांची में। और सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचियोल्स के बाद फिर इनिशियल ब्रांचियोल एंड टर्मिनल ब्रांचियोल में डिवाइड हो जाता है। द ट्रैकिया, जो हमारा ट्रैकिया है प्राइमरी सेकेंडरी जो हमारा ट्रैकिया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांची एंड इनिशियल ब्रांचियोल, ये सारे के सारे एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होते हैं। कौन कौन? ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांची एंड इनिशियल ब्रांचियोल आर प्रोवाइडेड विद द इनकम्प्लीट शी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स। मतलब ये मेरा ट्रैकिया हो गया। तो ऐसे ऐसे ट्रैकिया का तो डायग्राम दिख ही रहा होगा एनसीईआरटी के अंदर कि ऐसे ऐसे कवर्ड होता है कार्टिलेजिनस रिंग से। ईच टर्मिनल ब्रांचियोल एंड ends in the thin walled highly vascularized sac like structure called alveolus। जो हमारा टर्मिनल ब्रांचियोल था हमारा क्या कहते हैं, इनिशियल ब्रांचियोल तक तो हमारा शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड था। अब जो हमारा टर्मिनल ब्रांचियोल था वो उससे एक वस्कुलराइज सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर निकला, एल्वोलस। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांचियोल्स एंड एल्वियोली कंस्टिट्यूट द लंग्स। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांची, ब्रांचियोल्स एंड एल्वियोली मिलकर हमारे लंग की फॉर्मेशन करते हैं। we have two lungs which are covered by a thin double layered pleura with pleural fluid between them. It reduce friction on the lung surface। हमारे पास दो लंग्स होते हैं, वी नो दैट कि हमारे पास दो लंग्स हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, और ये दोनों अंडे बन गए। हमारे पास दो लंग्स है और दोनों के दोनों लंग्स डबल लेयर्ड होते हैं। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लंग सरफेस के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है हमारा प्लूरल फ्लूइड। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लूरा इज इन क्लोज एसोसिएशन विद द इनर लाइनिंग ऑफ द थोरॉइक कैविटी। जो आउटर मेम्ब्रेन हमारे प्लूरा की वो क्लोज एसोसिएट हो रखा होता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द थोरॉइक कैविटी के, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। मगर जो हमारा इनर लाइनिंग है वो लंग सरफेस के कॉन्टैक्ट में होता है।
The part of respiratory system extending from the external nostril to the terminal bronchiole known as conducting part. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल मतलब अपर लिप के ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर हमारा टर्मिनल ब्रोंचियोल तक का जो हमारा हिस्सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो एक कंडक्टिंग पार्ट है. कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोली तक. कंडक्टिंग पार्ट एल्वियोली तक हमारे एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करता है. और यहाँ और जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है फॉरेन पार्टिकल से उससे क्लियर करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. द एल्वियोली एंड द डक्ट्स. अब एल्वियोली और उसके जो डक्ट्स हैं वो फॉर्म करते हैं जस्ट अ मिनट. द एल्वियोली एंड द डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो एल्वियोली और उसके डक्ट्स जो हमारा एक्सचेंज पार्ट है, यहाँ पर हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है. यहाँ पर हमारे गैसेस का एक्सचेंज होगा. सो अभी पता चला ना कि हमारा जो एल्वियोली है, एल्वियोली एंड देयर डक्ट्स. सो अभी हमने देखा कि जो हमारा एल्वियोली है और जो उसके डक्ट्स है वो हमारे एक्सचेंज पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के. ये एक्सचेंज पार्ट हमारे गैसेस को डिफ्यूज करवाते हैं, मतलब जहाँ हमारा एक्चुअल डिफ्यूजन होगा गैसेस का. सो वही पॉइंट है, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. द लंग आर लोकेटेड इन द थोरैक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइटेड चैम्बर. जो हमारा लंग है वो थोरैक चैम्बर में लोकेटेड होता है, जो एक एनाटॉमिकली एयर टाइटेड चैम्बर होता है. ये एयर टाइटेड चैम्बर क्यों होता है? क्योंकि चलो ये आगे पता चल जाएगा. द थोरैक चैम्बर फॉर्म्ड. अभी थोरैक चैम्बर कैसे बना होता है? तो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्ट्यूनम से, लेटरली रिब्स से, लोअर साइड से डायफ्राम होता है. जैसा आप इस डायग्राम में दिख ही रहा होगा साइड वाली, कि डॉर्सली जो पीछे साइड वाला है, पीछे साइड से हमारा वर्टिब्रल कॉलम से होता है, कॉलम से बना होता है. और वेंट्रली आगे स्ट्यूनम से, स्ट्यूनम वो है जिसमें हमारे रिब्स आगे कनेक्ट हो रखे होते हैं. लेटरली रिब्स और लोअर साइड से तो डायफ्राम होता ही है. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. एनाटॉमिकली सेटअप हमारे लंग्स और थोरैक्स में इसलिए होता है ताकि जो अगर कोई चेंज आता है हमारे थोराइक कैविटी में, अगर कोई चेंज आए तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे लंग कैविटी में चला जाए. और ये जो हमारी एनाटॉमिकली जो सेटअप होता है हमारे लंग का थोरैक्स में, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ब्रीथिंग के लिए ये ज़रूरी होता है ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को खुद से चेंज नहीं कर सकते. वो इसी से होगा. हाँ, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम उस पुलमोनरी वॉल्यूम को चेंज कर सकें. सो हमारी ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाए. स्टेप्स इन पुलमोनरी रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग बाय विच एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलर एयर इज सेंट आउट. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन. जो गैसेस का डिफ्यूजन होगा O2 और CO2 का एल्वुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड and diffusion of O2 from blood into tissue and that of carbon dioxide from tissues into the blood. Utilization of oxygen by the cells for oxidation and release of CO2. फिर आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. जो हमारे एयर की जो मूवमेंट है, एयर जो इन आता है और फिर जो आउट जाता है लंग के, ये जो एयर की मूवमेंट होती है ये एक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो पाती है. जो प्रेशर ग्रेडियंट जो हमारा लंग और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही एयर हमारे लंग्स तक आएगी अंदर और देन ये बाहर जाएगी लंग्स से. और ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन बनाता है? हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल हमारे इस प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं. अब ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब जब एयर लंग्स के अंदर आएगी. एक्सपिरेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर जाएगी. अब बात करते हैं इंस्पिरेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमें अंदर लेनी है, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर अब हमारे लंग्स तक आएगी. इंस्पिरेशन अकर व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब कि जो हमारा लंग का प्रेशर होगा, जो लंग का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए. मतलब कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एज कम्पेयर टू इज नेगेटिव कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जाहिर सी बात है अगर बाहर पॉजिटिव होगा अंदर नेगेटिव होगा तभी तो कोई चीज़ बाहर से अंदर आ सकेगी. द मसल ऑफ डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव टुवर्ड्स द एब्डोमेन एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक चैम्बर इन द एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस. जो हमारा डायफ्राम जो हमारा मसल है
डायफ्राम के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स एब्डोमेन एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक चैम्बर। तो हमारे थोरैक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉज करती है रिब्स और स्ट्रेनम को ऊपर जाने के लिए, ऊपर और आउटवर्ड जाने के लिए। नाउ सपोज कि एक बार सांस भर के देखते हैं, जब हम सांस भरते हैं तो हमारा जो सीना है वो ऊपर आता है और बाहर को निकल रहा होता है। दैट्स बिकॉज ऑफ इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। दिस कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैक चैम्बर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो क्या हुआ कि जो हमारा डायफ्राम था उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ था, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, पोस्टीरियर एक्सिस में हमारा इंक्रीज हुआ था थोरैक चैम्बर का वॉल्यूम, है ना। और वहीं अगर बात की जाए हमारे इंटरकॉस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हमारा किस एक्सिस में बढ़ा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमारा थोरैक वॉल्यूम बढ़ा, और जब हमारा इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारा थोरैक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। द ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैक कैविटी कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पुल्मोनरी वॉल्यूम। कि अगर थोरैक कैविटी के वॉल्यूम, जैसे हमने पढ़ा था ना कि थोरैक कैविटी में अगर कोई भी चेंज आता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पुल्मोनरी वॉल्यूम में चला जाता है। सो वही बात है कि अगर यहाँ पर अगर वॉल्यूम थोरैक कैविटी का बढ़ रहा है, इसका मतलब कि पुल्मोनरी वॉल्यूम का एक तरह से हमारा इंक्रीज करेगा। As a consequence, there is a decrease in interpulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, and air rushes into the lungs. Inspiration. अब आता है हमारा एक्सपिरेशन तब होगा, हम डिफ्यूजन की बात करें तो जाहिर सी बात है एक्सपिरेशन तब होगा जब कोई चीज़ अंदर ज़्यादा हो जाए, मतलब अंदर का जो एयर होगा हमारे लंग के अंदर का वो जब ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी atmospheric pressure. Expiration occur when the interpulmonary pressure is higher than that of the atmosphere. Relaxation of diaphragm muscle causes the diaphragm to move upward, become dome shaped. जब डायफ्राम हमारा रिलैक्स होगा तो उसके मसल्स जो होंगे, just a minute, relaxation of diaphragm muscles cause the diaphragm to move upwards, become a dome shaped. Relaxation of the intercostal muscle cause the lateral thoracic wall ribs to move inward and downward. This cause a decrease in the volume of the thoracic chamber. As a result, the air pressure in the thoracic cavity increase. The air pressure in the thoracic cavity increase. क्या हुआ कि अब तक जो हमारे डायफ्राम का प्रोसेस जो पीछे चल रहा था इंस्पिरेशन में, वो उसके ऑपोजिट हो गया। अब उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो अब रिलैक्स हो गया। यहाँ पर फिर हमारा जो इंटरकॉस्टल मसल था वहाँ पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंस्पिरेशन में, और यहाँ आके वो रिलैक्स हो गया। अब रिलैक्स हुआ तो हमारे रिब्स कहाँ आ गए, डाउनवर्ड हो गए, इनवर्ड की तरफ और डाउनवर्ड की तरफ मूव कर गए, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ थोरैक चैम्बर जो है डिक्रीज हो गया। अब वो डिक्रीज हुआ तो एज अ रिजल्ट एयर प्रेशर जो था थोरैक कैविटी का वो बढ़ गया, थोरैक कैविटी का एयर प्रेशर बढ़ गया, एंड सो इंट्रापल्मोनरी इंक्रीज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एयर रशिश आउट ऑफ द लंग इनटू द एटमॉस्फेयर, एक्सपिरेशन हो गया। The volume of air involved in the breathing movement can be measured by the using a spirometer. Spirometer से जो हमारी breathing में air की movement हुई है हम उसे measure कर सकते हैं। अब respiratory volume आता है। respiratory volume में हमें चार टर्म्स है, एक tidal volume, inspiratory reserve volume IRV, एक है expiratory reserve volume ERV, और एक है residual volume RV। सो अब आता है हमारा pulmonary capacities। जब एक या उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को कंसिडर कर दें एक साथ तो वो हमारी पल्मोनरी कैपेसिटीज़ बन जाती है। क्या था, एक या एक से ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को अगर हम एक साथ कंसिडर कर देते हैं तो वो हमारी पल्मोनरी कैपेसिटी बन जाती है। सबसे पहले आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। अगर ये समझ आ जाए तो ठीक है, वरना शॉर्ट में है मेरे पास, मैं वो टैली कर देता हूँ। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। मतलब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन ली हमने तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वाली, प्लस इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड। अब हमने जो एक्स्ट्रा इनहेल्ड की, मतलब IRV, जो फोर्स लगा के हमने इनहेल्ड की, वो आएगी हमारी IC। समझ आया? सेम एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। When a person inhaled and exhale in a normal way, the volume of air that remain in the lungs is known as a functional residual capacity.
It includes the residual volume and expiratory reserve volume FRC is equals to RV plus ERV. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को एक शॉर्ट में बताऊं, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर हमारे लंग्स में बच जाती है उसे हम FRC कहेंगे. FRC इज इक्वल्स टू का RV प्लस ऑफ ERV. फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज EC, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी ब्रीथेड आउट फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. मतलब पहले एक नॉर्मल इंस्पिरेशन ली और उसके बाद मैंने फोर्स लगा के जो एयर बाहर फेंकी. अब जो मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन ली तो मेरा टाइडल वॉल्यूम आ गया. अब वो नॉर्मल इंस्पिरेशन मेरा 500 ml समथिंग सा था. अब क्या हुआ कि जब मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन ली थी तो मेरे पास इतनी वॉल्यूम का एयर आया था. अब जब मैंने फोर्स लगा के बाहर फेंका तो जाहिर सी बात है जो लंग के अंदर जो पहले से कुछ एयर रिमेनिंग बची हुई थी वो भी बाहर चला गया. तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो था TV इज इक्वल्स टू ERV. फिर आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी VC, व्हेन अ पर्सन इनहेल्स विद अ मैक्सिमम एफर्ट्स. जब कोई बंदा एक मैक्सिमम एफर्ट लगा के एयर को इनहेल करता है एंड एक्सहेल आल्सो विद द मैक्सिमम एफर्ट, और एक्सहेल भी करे उसी एफर्ट के साथ जिस एफर्ट के साथ उसने एयर को इनहेल की थी. द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथेड आउट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी. और फिर जो एक्सहेल जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल किया गया उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं. इट इज़ द सम ऑफ टोटल टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. VC इज इक्वल्स टू TV प्लस IRV प्लस ERV अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म. जब तक ये समझ नहीं आएगा VC क्या है तब तक ये फॉर्मूले समझ नहीं आ सकता. फिर आता हमारा टाइडल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी Total lung capacity refer to the volume of air accommodated in the lung at the end of a forceful inspiration के बाद at the end. It is the sum of total tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and residual volume. TLC is equals to TV plus IRV plus ERV plus RV. और अगर शॉर्ट में लिखें तो VC प्लस RV. शॉर्ट में VC प्लस RV, या फिर ऐसे लिखना हो तो इतना बड़ा बनेगा. और इनकी जो वो रेंज थी एयर की वो साइड में दिख गई होगी. Exchange of gases. Alveoli are the primary site of exchange of respiratory gases. एल्वियोली हमारी प्राइमरी साइट है गैसेस के एक्सचेंज होने के लिए, और गैसेस जो है हमारे ब्लड और टिश्यू में भी एक्सचेंज होती है. जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सचेंज हो जाते हैं. और डिपेंड किस पे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर ग्रेडियंट पे. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करते हैं. द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स की थिकनेस इन्वॉल्व्ड एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस की सॉल्युबिलिटी दो मेजर फैक्टर्स हैं हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने के लिए. और जो हमारे सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2. तो सबसे इजीली हमारा सॉल्युबल हमारा CO2 ही होता है ब्लड में. Pressure contributed by an individual gas in a mixture of a gases is called partial pressure and it is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. तो हमारा पार्शियल प्रेशर क्या है? किसी मिक्सचर ऑफ गैस में किसी एक इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर कंट्रीब्यूशन है वो हमारा पार्शियल प्रेशर कहलाएगा. और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? PO2 रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को, PCO2 रिप्रेजेंट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को. अब ये टेबल भी एक इम्पॉर्टेंट है. ये टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू थोस इन अ एटमॉस्फेयर. तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ पर? एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 159. एल्वियोली में 104. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम बाहर से एटमॉस्फेयर एयर से जैसे हम बॉडी के अंदर आते हैं, हमारा पार्शियल प्रेशर और कम होता जाता है. एल्वियोली में 104. ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड होगा तब 40 हो जाएगा, ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड होगा तब 95, और जब टिश्यू तक पहुंचेगा तो 40 हो जाएगा. सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड केस में थोड़ा उल्टा ही पड़ जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही कम है 0.3, और जब एल्वियोली तक आएगा तो 40 हो जाएगा. ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा तो 45, ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड होगा तो 40, और जब टिश्यू तक पहुंचेगा तो 45 पहुंच जाता है. अब एनसीईआरटी के इस डायग्राम को समझते हैं. जब एल्वियोली आया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 104. और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40 mmHg. ये 40 mmHg बाहर जा रहा है तब का दिखा रहा है.
ये एल्वोलस में है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से चलते हैं हम पहले। O2 इनटेक हुआ, O2 इनटेक हुआ तो कितना पार्शियल प्रेशर है? 104। एल्वियोली में 104 था। अब यहाँ से आया पुल्मोनरी वीन, और पुल्मोनरी वीन से फिर हमारे यहाँ से पहुँचता है तो यहाँ पर आके हमारा इस वाली वीन में हमारा 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। और देन यहाँ से जब टिश्यू में जाएगा तो ये हो जाएगा 40, और फिर जब यहाँ से अब यहाँ से ख़त्म, और यहाँ से जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ेगा तो यहाँ पे हमारा PCO2 कितना है? 45, और PO2 कितना होगा? 40, और फिर जब ऊपर जाएगा तो ऐसे सिंपली फिर देन ये द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। जहाँ जिस लेयर से हमारी डिफ्यूजन हो रही थी गैसेस की, वो तीन मेजर लेयर से बनी होती है। जिस मेम्ब्रेन से हमारी डिफ्यूजन हो रही थी गैसेस की, वो 3 मेजर लेयर से बनी होती है। एक एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम। The total thickness of membrane is 0.2 millimeter. Therefore, all the factors are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissue and that CO2 from tissue to alveoli. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हैं। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। पहले कहाँ ले जाएगा? लंग्स से हार्ट में ले जाएगा। एंड फ्रॉम हार्ट टू वॉरियस पार्ट्स, पहले कहाँ गया? पहले लंग से हार्ट ले गया और फिर हार्ट से वॉरियस पार्ट्स तक ले गया हमारा ब्लड ऑक्सीजन को। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड 3% इज कैरिड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा। मतलब 97% कौन ले जाएगा? हमारा आरबीसी ले जाएगा, रेड ब्लड सेल, और 3% हमारा प्लाज्मा ले जाएगा डिजॉल्व फॉर्म में। अब आरबीसी में लेके जा रहा है तो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। जो हीमोग्लोबिन है उसके पास दो पोर्शंस होते हैं, एक प्रोटीन पोर्शन, दूसरा पिगमेंट पोर्शन। जो प्रोटीन पोर्शन है वो एक प्रोटीन ग्लोबिन को कैरी करता है, और जो पिगमेंट पोर्शन है वो एक पिगमेंट पोर्शन हीम को कैरी करता है। ये जो हीम है हमारा, हीम पोर्शन कंटेन 4 एटम ऑफ आयरन। हीम पोर्शन चार एटम आयरन के कंटेन करता है, और चारों के चारों एटम आयरन के चारों एटम कैपेबल होते हैं एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने के। समझ आया? तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। कैसे? इसका जो हीम पोर्शन है वो आयरन को कंटेन करता है, 4 आयरन एटम को कंटेन करता है, और चारों आयरन एटम कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। O2 binds with the Fe2 positive part of hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Under the high partial pressure, O2 bind with hemoglobin in the pulmonary blood capillary. O2 कहाँ पर आके बाइंड करता है hemoglobin के साथ? ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर। Under the high partial pressure, when the oxygenated blood reach the different tissues, जब oxygenated blood हमारे different tissues तक पहुंचेगा तो partial pressure of O2 decline, तो हमारा partial pressure जो है वो decline हो जाएगा। मतलब जब तक कैपिलरी में था, जब तक पार्शियल प्रेशर हाई था, जैसे ही हमारा ब्लड टिश्यूज तक पहुंचता है तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है वो अनस्टेबल हो जाएगी और वो टूट जाएगी। तो O2 जो है वो रिलीज हो जाएगा हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। सॉरी, मतलब वो जो बॉन्डिंग वीक हो जाती है तो हमारा O2 जो है वो ब्लड कैपिलरीज से रिलीज हो जाता है, टिश्यूज तक पहुंच जाता है। फिर एक नॉर्मल पर्सन जो है हैज अबाउट 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक नॉर्मल इंसान के अंदर हर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है 1.34 ml ऑफ O2। कितना? 1 ग्राम। 15 ग्राम 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी कर सकता है? 1.3 ml ऑफ O2। 1000 ऑन एवरेज 100 ml ऑफ ब्लड कितना कैरी कर सकता है हमारा ऑक्सीजन? तो एक एवरेज निकाला जाए तो 20 ml, वैसे एग्जैक्ट निकाला जाए तो 19.4 ml ऑफ O2 को कैरी कर सकता है हमारा एक नॉर्मल 100 ml ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सॉरी, एक मिनट, ये रह गया। 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज इन अ नॉर्मल कंडीशन। समझ आया क्या हुआ? मतलब कि इससे पहले वाले पॉइंट में क्या था कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड करता है 1.3 ml ऑफ O2 के साथ, लेकिन 100 ml ऑफ ब्लड कितना लेके जा सकता है? 20 ml O2 को लेके जा सकता है। और 100, ये तो मतलब कैपिलरीज के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है, ये वाली कंडीशन कैपिलरीज में हो रही है, लेकिन जब बात टिश्यूज तक आएगी तो 100 ml ब्लड कितना ले जाएगा? 5 ml ऑफ O2 ही ले जाएगा सिर्फ।
नॉर्मल कंडीशन में। और जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे द मसल सेल्स, जब एक्सरसाइज हो रही होती है, कोई स्ट्रेनियस कंडीशन हो, तो मसल सेल्स कंज्यूम मोर ऑक्सीजन, तो हमारे जो मसल सेल्स हैं उनको और भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन दी टिश्यूज फॉल्स, पार्शियल प्रेशर फॉल होगा तभी तो हमारा ब्रेक डाउन होगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ब्लड एट द टिश्यूज लेवल हैज़ ओनली 4.4 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। समझ लेना, मतलब अगर नॉर्मल, एक नॉर्मल कंडीशन लिख लो और एक एक्सरसाइज कंडीशन लिख लो। एक्सरसाइज कंडीशन टिश्यूज की, नॉर्मल में 100 ml ब्लड कितना ले जाएगा, 100 ml ब्लड लेके जाएगा 5 ml ऑफ O2, और एक्सरसाइज के टाइम पे वही 100 ml ब्लड, वही 100 ml ब्लड 4.4 ml ले जाएगा O2 को। सो अब आता है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये टॉपिक मतलब एनसीईआरटी में इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं है तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ पूरा प्रॉपर। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड बाय ऑक्सीजन टेंशन। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं ऑक्सीजन टेंशन के साथ, और उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, या पूछा गया शायद, मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था किसी बुक में। सेम एज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज बाउंड विद O2, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब पहले ऑक्सीजन बाइंड हो हीमोग्लोबिन के साथ तो वो हमने एक्सप्रेस किया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, और जो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन जो बाउंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ उसे हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो ये जो रिलेशन है ना हमारा, अब जो हमारा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और जो हमारा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, इसके बीच के एक रिलेशन को कहते हैं हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज जनरली इलस्ट्रेटेड बाय अ कर्व कॉल्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, मतलब ये दूसरा नाम भी ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ये ऐसा दिखता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इसका शेप कैसा होता है। नॉर्मल, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसका शेप कैसा होता है, सिग्मोइड और एस के जैसा। लोअर पार्ट जो है सिग्मोइड का क्या दिखाता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और अपर पार्ट क्या दिखा रहा है सिग्मोइड का, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is 25 mmHg, the hemoglobin gets saturated at the about 50%. Just a minute. When the partial pressure of oxygen is 25 mmHg, the hemoglobin gets saturated at the 50%. मतलब कि जो मेरा ये x एक्सिस था ये रिप्रेजेंट करता है मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये वही डायग्राम है, और जो मेरा ये y एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर मेरा 25 mmHg जब मेरा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा तो सैचुरेशन मेरा होगा 50%, मतलब P 50 पे शो करेगा, 50% परसेंटेज सैचुरेशन निकाले तो 50% होगा। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि ब्लड कंटेन 50% ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया? इट बिकम 95 व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 mmHg। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेरा 100 mmHg होगा तब मेरा परसेंटेज सैचुरेशन 95% हो सकता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, एक शिफ्ट लेफ्ट एक शिफ्टेड राइट, मतलब वो फैक्टर्स जो हमारे हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को थोड़े अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें दो कंडीशन बनती है, एक शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, एक शिफ्ट होगा राइट की तरफ। अगर कोई फैक्टर अफेक्ट करता है तो वो किस तरफ को, जो कर्व है हमारा वो किस तरफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट टू राइट में बात करें, इट इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। क्या इंडिकेट करता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। शिफ्ट टू राइट, अगर राइट की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब कि अगर ये कर्व ऐसे शिफ्ट होता है, ऐसे कि अगर ये कर्व ऐसे शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, तो ये मेरा शो करेगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, शिफ्ट टू राइट के लिए, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मतलब भॉर इफेक्ट, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज इन pH, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ये कंडीशंस है जिनकी वजह से मेरा जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरा ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो रहा है।
देन आता है मेरा शिफ्ट टू लेफ्ट, इट इंडिकेट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा मतलब कि अगर ये कर्व इस तरफ को शिफ्ट होता है अपर साइड बाई एक्सिस की तरफ को जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन दी लो टेम्परेचर और हाई pH होना चाहिए। सो अब बात करते हैं बोहर इफेक्ट की। बोहर इफेक्ट क्या है, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा हमारा, ये कैसे बढ़ा, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ब्लड में तो ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म कर लेता है कार्बोनिक एसिड। ऐसा होता है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू से निकलकर हमारे ब्लड कैपिलरीज में आता है, तो जब ब्लड में आता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और फॉर्म कर लेता है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड जब ब्रेक डाउन होता है तो H+ और HCO3- आयन्स को फॉर्म कर लेता है। ये जो मेरा H+ आयन है, ये H+ आयन मेरे ब्लड के pH को लो कर देता है, मतलब और एसिडिक बना देता है। यही फैक्टर था ना हमारा वो कर्व को राइट साइड की तरफ शिफ्ट होने में। H+ आयन जो हमारा pH सब एसिडिक हो जाता है तो ये pH को एसिडिक करने लगता है। एंड यही हमारा H+ आयन pH को, ब्लड के pH को कम कर देगा और इंड्यूस करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू गिव अप मोर O2। ये जो हमारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग थी इसको ब्रेक कर देता है ताकि और हमें ऑक्सीजन जो है और ज़्यादा मिलने लगे। दिस फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन CO2 इन कंसंट्रेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज नोन एज बोहर इफेक्ट। एक सिंपल वे में बताऊं तो मतलब ये मेरा टिश्यू है, टिश्यू के पास CO2 जो है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है और ये मान के चलो कि ये मेरी ब्लड कैपिलरी है, यहाँ तक मेरे पास HbO2 था। अब जब ये इसके अंदर जाएगा मेरा CO2, तो CO2 जब इसके अंदर गया तो क्या हुआ कि मेरा Hb और जो मेरा ऑक्सीजन बॉन्डिंग था ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक कर गया। इसी चीज़ को कि अगर जब मेरा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और मेरा O2 का कंसंट्रेशन, इसी चीज़ को हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा तो हमारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है उसकी डिसोसिएशन भी बढ़ गई। तो मतलब CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, कंसंट्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। according to Bohr effect, the overall result of Bohr effect is to allow greater O2 transport from lung to tissue। the main motive क्या Bohr effect का, कि अलाउ करेगा greater ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे लंग्स से टिश्यू तक। अब बात करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। जो हमारा 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डिलीवर करता है अप्रॉक्स 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली तक। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से नीचे लेवल के टिश्यू से जाएगा ऊपर, जैसा साइड डायग्राम में देखो नीचे से जा रहा है, टिश्यू से निकल रहा है और जा रहा है एल्वियोली तक। तो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा एल्वियोली तक। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म्स इन द ब्लड। पहला डिजॉल्व फॉर्म में जाएगा प्लाज्मा के साथ 5 से 7%, ये जो 5 से 7% जा रहा है। एज बाइकार्बोनेट इन द प्लाज्मा एंड इन इरेथ्रोसाइट्स 70% जाएगा। एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन इन द इरेथ्रोसाइट 23% जाएगा। इन द डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी, स्टार्टिंग ये मैंने बात अपनी उस वीडियो में बताई, because of its high solubility about 7% of carbon dioxide get dissolved in the blood plasma and is carried in the solution to lungs। हाई सॉल्युबिलिटी होने के कारण जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की हाई सॉल्युबिलिटी होने के कारण 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और उस सॉल्यूशन के साथ वो भी चला जाता है, उस सॉल्यूशन के साथ लंग्स तक वो भी चला जाता है। और अगर इसको कंपेयर करें हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ तो ये 7% ज़्यादा होता है, हमारा जो ऑक्सीजन है वो 3% ही होता है, 3% ही होता है डिजॉल्व फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एज बाइकार्बोनेट, द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट आयन HCO3- and transported in plasma। when CO2 diffuse into RBCs it combined with water forming carbonic acid H2CO3 negative is unstable and quickly dissociate into bicarbonate ion and hydrogen ion। जब बाइकार्बोनेट की बात हो तो पहली वाली बातें वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि क्या हुआ कि जो मेरा CO2 जब डिफ्यूज़ होता है RBC के साथ तो क्या कर लेता है,
वो अपना कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेता है। ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, तो ये कार्बोनिक एसिड जो है अनस्टेबल होता है, तो डिसोशिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में। ये है हमारा कार्बोनिक आयन, सॉरी कार्बोनिक एसिड। ये है हमारा कार्बोनिक आयन और ये हाइड्रोजन आयन। This reaction also occur in plasma. It is thousands of times faster in the RBC because of contain कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये रिएक्शन सेम, जो ये रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन सेम प्लाज्मा में भी होती है, बट ये प्लाज्मा में इतनी फास्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसके पास ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होता। ये हमारे सिर्फ आरबीसी के पास ही होता है। दैट रिवर्सली कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोजन आयन रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बाइंड टू हीमोग्लोबिन, ट्रिगर्ड दी बोहर इफेक्ट। ये बोहर इफेक्ट में क्या काम करता है? वही जो हमारे पीएच को बढ़ा देता है, सॉरी पीएच को लो कर देता है, और HbCO2 और HbO2 की जो डिसोसिएशन है उसको बढ़ा देता है। अब आता है हमारा क्लोराइड शिफ्ट। HCO3 कंटेंट ऑफ रेड सेल इज मच ग्रेटर देन दैट इन प्लाज्मा। ये जो कंटेंट है हमारे HCO3 का, ये रेड सेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि भैया प्लाज्मा के पास हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होता है, तो वो चीज़ ऑब्टेन ही नहीं कर पाता है। मूवमेंट ऑफ HCO3 आयन फ्रॉम RBC टू प्लाज्मा, चेंजिंग आयनिंग बैलेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड RBC। जो हमारा RBC होता है, ये खुद एक प्लाज्मा के अंदर घूम रहा होता है। तो होता क्या है कि जब RBC से जब ये HCO3 का जो आयन है वो जब प्लाज्मा के अंदर आ रहा होता है, तो आयनिक बैलेंस बिगड़ जाता है। उस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से क्लोरीन चला जाता है RBC के अंदर। यही था ना कि मूवमेंट ऑफ HCO3 आयन फ्रॉम RBC इनटू प्लाज्मा चेंज आयनिक बैलेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड RBC टू रिस्टोर द आयनिक बैलेंस, नेगेटिव क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा डिफ्यूज इनटू RBCs। दिस मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इज नॉन एज क्लोराइड शिफ्ट। अब सिंपल फॉर्म में समझते हैं। ये मेरा टिश्यू सेल है, इसके पास CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ये क्रॉस करके आया हमारे ब्लड कैपिलरी वॉल को यहाँ पर। अब ये CO2 यहाँ पर रिएक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंट हो ये फॉर्म कर लेता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से ब्रेक डाउन होकर ये इस आयन से बढ़ जाते हैं, और ये जो हमारा H+ है, ये यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है, और फिर ये हमारा यहाँ से बोहर इफेक्ट को ट्रिगर करता है। और ये HCO3 ये मेरा प्लाज्मा है, ठीक है, ये मेरा RBC और ये मेरा प्लाज्मा है। तो यहाँ से ये जब बाहर जा रहा होता है तो इसकी जो आयनिक बैलेंस है इनके बीच की, वो ख़राब हो जाती है। इस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन नेगेटिव वापस अंदर आ जाता है। इतनी सी बात थी आयनिक क्लोराइड शिफ्ट में। तो ये हमारी क्लोराइड शिफ्टिंग कहलाती है। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से भी 23% ट्रांसपोर्ट होता है। अब उसकी बात कर लेते हैं। अबाउट 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय hemoglobin as carbamino hemoglobin. In addition to reaching with water, carbon dioxide also react directly with amine radicals NH2 of hemoglobin to form an unstable compound carbamino hemoglobin HbCO2. This is reversible reaction. CO2 plus Hb gives you HbCO2. अब एक है हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हीमोग्लोबिन फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय जॉन स्कॉट हेल्डन। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, यहाँ ऑक्सीजनेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन और Hb की जो फॉर्मेशन होगी, इसकी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की बात हो रही है। ऑफ ब्लड इन द लंग्स डिस्प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम Hb विच इंक्रीज द रिमूवल ऑफ CO2। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेल्डन इफेक्ट। ये जो हेल्डन इफेक्ट होगा ये हमारा ऊपर आकर होता है। ऊपर कहाँ पर? ये एल्वियोली में आकर होता है, ठीक है, ये एल्वियोली में आकर होता है। और नीचे जो मेरा टिश्यू लेवल होता है, टिश्यू लेवल पे क्या हुआ, यहाँ पर हुआ मेरा हेल्डन इफेक्ट। और इस जगह पे क्या होता है हमारा बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट के होने से क्या हुआ था कि यहाँ से मेरा HbO2 ब्रेक डाउन हुआ था, Hb निकल गया और ये जाके HbCO2 फॉर्म कर लेता है। ये बोहर इफेक्ट से हुआ था। अब ये HbCO2 फॉर्म हुआ, अब यहाँ से अपने कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोली तक ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ आके हेल्डन इफेक्ट हो जाता है। हेल्डन इफेक्ट क्या है कि ब्लड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम Hb विच इंक्रीज द रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ पर आके जो ऑक्सीजन मेरा इनटेक हो रहा है एटमॉस्फेयर से जो मेरा ऑक्सीजन अंदर आ रहा है एल्वियोली में, ये क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन और CO2 के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और CO2 को बाहर भेज देगा, CO2 को यहाँ से बाहर भेज देगा और Hb के साथ ये खुद अपनी एक बॉन्डिंग बना लेता है। ये हमारा हेल्डन इफेक्ट है। तो बेसिक सी बात है, हेल्डन इफेक्ट इज क्वांटिटेटिवली
for more important in promoting CO2 transport than the Bohr effect is promoting O2 transport. Simple सी बात है. Release of CO2 into the alveoli. At the alveolar surface where PO2 is higher and PCO2 is low, oxygen bind with hemoglobin. मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब एल्वियोलर सरफेस पे ज़्यादा होता है और PCO2 हमने टेबल पढ़ी थी बुक में दी हुई, उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मेरा ज़्यादा होता है एल्वियोलर सरफेस पे और PCO पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है. तो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मेरा ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ. This oxygenation provide H plus ion and promote to release of CO2 from the combined form into free carbon dioxide. The reaction catalyzed by carbonic anhydrase occur in the reverse direction. H plus CO3 ये हो गया. Since oxyhemoglobin cannot carry as much CO2 as deoxyhemoglobin, carbaminohemoglobin also dissociate and release CO2. As the PCO2 of blood become higher than that of the alveolar air, carbon dioxide diffuse from the blood capillaries into the alveoli. अब एक बार NCERT पढ़ लेना, बाकी सब तो करवा ही दिया है. अब आता है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल्ड में होता है. अब हमारा जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में 3 स्पेशल रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करते हैं. हमारे ब्रेन में 3 स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करते हैं टू शूट द डिमांड ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी. सबसे पहले आता है मेड्यूला. Respiratory rhythm center is located in the medulla and it is primarily responsible for the respiratory rhythm. तो जो हमारा ब्रेन, अभी हमने पढ़ा ना कि मतलब 3 स्पेशल रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमारे ब्रेन में जो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा मेड्यूला, पहला सेंटर. ये जो हमारा मेड्यूला सेंटर है ये हमारा प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम के लिए. ये क्या करता है कि इम्पल्सेस को सेंड करता है हमारे प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल के पास. प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल कौन है? डायफ्राम. प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम के पास हमारे इम्पल्सेस को सेंड करता है. और फिर आता है हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हमारा प्रेजेंट होता है पोन्स में एंड इट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर थ्रू न्यूरल सिग्नल्स. ये न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है हमारा पोन्स में प्रेजेंट होता है और मॉडरेट करता है हमारे फंक्शंस को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है थ्रू न्यूरल सिग्नल्स. देन तीसरा आता है कीमोसिंथेटिव एरिया आता है जो कहाँ पर होता है? एडसेंट टू दी रिदम सेंटर, जस्ट बगल में ये हमारे रिदम सेंटर के. एंड इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन. CO2 और H+ आयन के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है. तो ये क्या करता है कि जब भी इनकी कंसनट्रेशन बढ़ती है एंड इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ दीज कैन activate this center that sends signals to the respiratory rhythm center to make necessary alteration to elimination of these substances. Apart from this, इनके अलावा भी ब्रेन के इन 3 सेंटर्स के अलावा भी रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद aortic arch and carotid artery can also sense the changes of H+ and CO2 concentration and send signals to the rhythm center. मतलब रिदम सेंटर के पास जब H+ और CO2 की जो हमारी कंसनट्रेशन बढ़ती है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 3 हमारे काम करेंगे. उनके अलावा हमारे रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी भी हमारे इसमें काम सेंस कर लेते हैं इनको और सीधा सिग्नल को हमारे रिदम सेंटर तक भेज देते हैं. अब आता है हमारे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सबसे पहले आता है अस्थमा. ये हमारा अस्थमा जो है, अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारा ब्रोंचियोल हमारे फॉरेन सब्सटेंसेस से बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है. और जब हमें अस्थमा होता है तो क्या मतलब, जब अस्थमा होगा तो उसका एक कैरेक्टर होता है कि मतलब पता कैसे चलेगा अस्थमा हो गया. अस्थमा होता है तो स्पैम्स हो जाता है. स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंचियोल वॉल के जो हमारे स्मूथ मसल है उनमें स्पैम हो जाएगा मतलब कि एक इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, मसल्स में इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी. जब हमारे ब्रोंचियोल के वॉल्स की जो मसल्स है, स्मूथ मसल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तब समझ जाना कि भैया अस्थमा हो गया है. देयर इज़ अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स. अब आता है एम्फीसीमा. इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर मतलब ये कोई पुरानी बीमारी है. ये एक पुरानी बीमारी है इन विच एल्वेलियर वॉल are damaged and hence the respiratory surface is reduced.
इम्फेसीमा में क्या होगा कि हमारी एल्विलियर वॉल जो है वो डैमेज हो जाएंगी और रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस इज रिड्यूस्ड। सिगरेट स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर, और जो मेजर कॉज वो होता है हमारा, वो हमारा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है एम्फेसीमा। Occupational respiratory disorder. This disorder occur in those persons who work in certain industries like grading or breaking of stones. There is so much dust produced which is defense mechanism of the body cannot fully cope up with this situation. Long exposure leads to the fibrosis and lung damage. अब हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले कि ये जो टेबल दे रखी है हमें, इस फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करने से पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ दे रखा है एनसीईआरटी में, इसमें से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन को अलग अलग करने से बेहतर है कि सारे के सारे एक ही बार कर ले। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जब जो एक नॉर्मल ब्रीथिंग और जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं कि हाँ मतलब कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप ऑक्सीजन अंदर आ रही है और CO2 ऑक्सीजन बाहर जा रही है, CO2 जो है हमारा वो बाहर जा रही है, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और जिसकी एयर क्वांटिटी की रेंज कितनी होती है जी, 500 ml। रेंज कितनी है, 500 ml। इट इज़ दी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग विदाउट एनी एफर्ट। बिना किसी एफर्ट के जो हम एयर को इनटेक और CO2 का आउटटेक कर रहे होते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अब इंस्पिरेटरी दूसरा है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम IRV से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पर क्या करेंगे, हम फोर्स लगा के, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम फोर्स लगा के जो हम बाहर से और ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं लंग्स के अंदर, उसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। जिसकी रेंज कितनी आएगी एयर की, 2500 से 300 ml तक। तीसरा आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी इंस्पिरेटरी था, अब एक्सपिरेटरी। एक्सपिरेटरी मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितनी और फोर्स लगा के लंग्स के अंदर की हवा बाहर फेंक सकते हैं, हम उसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इसको हम ERV से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिसकी रेंज कितनी होती है एयर की, 1000 से 1100 ml तक। इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। फिर आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बच जाती है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जिसकी रेंज कितनी होती है, 1100 से 1200 ml तक। अब स्टार्ट होता है हमारा पुल्मोनरी कैपेसिटीज़। पुल्मोनरी कैपेसिटीज़ क्या है, जब हम एक जो हमने ऊपर ही 4 पढ़े ना, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, जब हम इन्हीं में से एक या एक से ज़्यादा को जो हम जोड़ देंगे तो हमारा पुल्मोनरी कैपेसिटीज बन जाता है। सबसे पहले आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड टू अ मैक्सिमम लेवल। एक मैक्सिमम लेवल तक हम कितने एयर को इंस्पायर कर सकते हैं और एक्सपायर कर सकते हैं, वो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है, जिसको हम VC से भी डिनोट करते हैं। तो VC को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, IC इज इक्वल्स टू का टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का आता है एक नॉर्मल ब्रीथिंग जो हमने नॉर्मल ली, और IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्यों जोड़ा, क्योंकि हमने फोर्स लगा के जो और अंदर खींचा। टाइडल वॉल्यूम के बाद जो हमने फोर्स लगा के और एयर अंदर खींचा उसे हम TRV कहेंगे, सॉरी IRV जुड़ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा IC इज इक्वल्स टू का TV प्लस IRV, जिसकी एयर की रेंज कितनी होगी, 3400 से 4800 ml तक। फिर आता हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कितनी एयर को अंदर खींच सकते हो, वो कहलाएगी हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। IC इज इक्वल्स टू का TV प्लस IRV के फॉर्मूला से इसे निकाला जाएगा। सॉरी, ये जो वाइटल कैपेसिटी था इसको दोबारा बताना था। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड टू अ मैक्सिमम लेवल। ये कहना चाहता है कि जो एक टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमने इंस्पायर की एक मैक्सिमम लेवल तक ले जाके, जिसे हम VC से डिनोट करेंगे वाइटल कैपेसिटी को, तो VC इज इक्वल्स टू का TV टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है मेरा, टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल ब्रीथिंग है। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने फोर्स लगा के एयर को इनटेक किया, प्लस ERV जो हमने फोर्स लगा के एक्सपायर किया मैक्सिमम लेवल तक, वो हमारा कहलाएगा VC। फॉर्मूला बन के कैसे बना पता चल गया। और क्या रेंज है, 3400 ml से लेकर 4800 ml तक। फिर आता हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज, जिसको हम IC से डिनोट करते हैं। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितना एयर को इनहेल कर सकते हैं अपने लंग्स के अंदर, उसे हम कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। IC इज इक्वल्स टू का टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या आएगा, नॉर्मल एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन जो भी कह लो, प्लस ऑफ IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब फोर्स लगा के हमने एयर को इनटेक किया ना, इनहेल कर रहे थे।
देन आता हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम ईसी से डिनोट करते हैं. इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितना मैक्सिमम लेवल तक एयर को एक्सपायर कर सकते हैं. तो ई सी इज इक्वल्स टू का टी वी प्लस ई आर वी. ई आर वी मतलब फोर्स लगाया ना हमने, और नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद सो टी वी टाइडल वॉल्यूम. सो अब आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो हवा हमारे फेफड़ों के अंदर बच गई उसे हम फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटीज कहते हैं. जिसको हम डिनोट जिसको फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ आर सी इज इक्वल्स टू का ई आर वी प्लस आर वी. सो ई आर वी क्या था कि फोर्स लगाने के बाद मैंने कितना लंग्स के अंदर की हवा मैंने फोर्स लगा के कितने मैक्सिमम लेवल तक बाहर फेंकी. आर वी क्या है, जो हवा मेरी अंदर बच गई. दोनों को जोड़ के मेरा एफ आर सी बनेगा. फिर आता हमारा टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन. एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हमारी लंग्स और रेस्पिरेटरी पैसेज में बच जाती है उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं. टी एल सी इज इक्वल्स टू का वी सी प्लस आर वी से निकाला जाएगा, जिसकी रेंज कितनी आएगी 4500 से लेकर 6000 ml तक. और जो हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी था उसकी कितनी थी 2500 से लेकर 3000 ml तक. तो ये जो रेंजेस हैं इनकी एयर की, ये इंपॉर्टेंट है. बाकी फॉर्मूले तो इतने खैर खास दिखते नहीं है. एंड क्वेश्चन नंबर सीधा थर्ड पे आते हैं. दो क्वेश्चन हमारे इसी में निपट गए हैं, पहले दूसरे. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर इन द एल्वेलियर रीजन ओनली एंड नॉट इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. वाई? तो सबसे पहली बात कि अगर हमारे एल्वेलियर से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे एल्वेलियर पार्ट से ही सिर्फ जो हमारा डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, अगर वो वहाँ से हो रहा है तो उसकी कुछ खासियतें होंगी जो बाकी के पास नहीं होंगी. वही खासियत होंगी जो हमें पढ़नी होंगी इसमें क्वेश्चन में. फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम मस्ट हैव इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, एक कि अगर किसी और रीज़न से ही हमें करवाना है तो उसके पास कुछ खासियत होनी चाहिए, जो कुछ खासियतें होनी चाहिए जिससे वो अपने गैसेस का डिफ्यूजन कर सकेगा. सबसे पहली बात, इट मस्ट बी उसको थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए. पहली बात. दूसरा, इट मस्ट बी वेरी लार्ज, वो बहुत बड़ा होना चाहिए. इट मस्ट बी हाईली वस्कुलर ओनली एल्विलर रीजन हैज़ दीज कैरेक्टर्स, थर्स डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर इन दिस रीजन ओनली. ये कैरेक्टर्स, ये जो हमारे तीन कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्विलर रीजन में मिलते हैं. दैट्स वाई हमारा जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का हमारे एल्वेलियर रीजन में ही हो पाता है. एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर CO2. CO2 के ट्रांसपोर्ट की मेजर मैकेनिज्म पूछ रहा है. प्लाज्मा जो होता है हमारा रेड कलर का होता है, ट्रांसपोर्ट CO2 बिकॉज दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन थ्री फॉर्म्स इन द ब्लड. CO2 हमारा 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है. पहला होता है वो होता है हमारा डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर 5 से 7% जाता है. दूसरा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएगा प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट्स के थ्रू 70%. तीसरा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा आरबीसी के थ्रू 23%. ये परसेंटेज याद रखने के लिए. अगर कंपेयर किया जाए डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन कितना जाता है तो ऑक्सीजन 3% ही जाता है हमारा प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व फॉर्म में. और वहीं अगर बात की जाए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड तो 5 से 7% जाता है. एनसीईआरटी में 7% दे रखा है. अब सबसे एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे जाता है. एरिथ्रोसाइट्स हैव हाईली कंसंट्रेटेड ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. जैसे पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा एरिथ्रोसाइट होता है उसके पास एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है जो कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को. CO2 प्लस H2O H2CO3 और H2CO3 H प्लस से HCO3 बन जाता है. सम ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज इनटू काइटोप्लाज्म इन एक्सचेंज ऑफ क्लोरीन आयंस. क्लोरीन एक्सचेंज हो रहा है, क्लोराइड शिफ्टिंग, and are carried in the form of a sodium bicarbonate. The remaining bicarbonate ion in the erythrocytes are carried as potassium carbonate. As कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन about 20 से 25% कार्बोहीमोग्लोबिन में of the CO2 combine with the amine radical of the globulin part and hemoglobin and form कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन. ये सब पहले की बात है जो अभी चैप्टर में पढ़ी है. Question number 5. What will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air compared to those in the alveolar air? अब ये पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा एटमॉस्फेरिक एयर में कंपेयर टू थोज इन द एल्वेलियर एयर और एटमॉस्फेरिक एयर को अगर कंपेयर किया जाए तो इसका आंसर आएगा हमारा सेकंड वाला. जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं वो देख लेना.
The partial pressure of oxygen in atmosphere air is higher than that of the oxygen in alveolar air. In atmospheric air, PO2 is about 159 mmHg. ये हमने बुक में भी देखा। जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में वो 159 mmHg होता है, और एल्वेलियर रीजन में जब वो आता है तो वो 104 mmHg हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर इज लेस देन दैट ऑफ CO2 इन एल्वेलियर एयर। सही बात है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के ही तो बाहर आ रहा होता है, तो एल्वेलियर एयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। In atmospheric air, PCO2 is about 0.33 mmHg और in alveolar air it is about 40 mmHg। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा कि PO2 हाई होगा और PCO2 लेसर होगा। तो आंसर हमारा सेकंड वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 6 था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। वो कह रहा है कि एक नॉर्मल कंडीशन में इंस्पिरेशन बताओ। इंस्पिरेशन अकर व्हेन द इंट्रापुलमोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन कब होता है? जब हमारा इंट्रापुलमोनरी मतलब लंग का जो प्रेशर है वो कम हो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू जो गैस है हमारा बाहर से अंदर की साइड आ रहा होता है बॉडी में। सो द इंटरपुलमोनरी प्रेशर ऐसे कंपेयर किया जाए तो इंटरपुलमोनरी प्रेशर नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। द मसल ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और मूव डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाने लगता है। जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ जाएगा टुवर्ड्स एब्डोमेन, ठीक है। एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक चैम्बर। थोरैक चैम्बर जहाँ हमारा लंग सिचुएटेड है उस चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम ऑफ द इंट्राकोस्टल मसल, इंट्राकोस्टल मसल कहाँ पर होते हैं? हमारे फेफड़ों में ही होते हैं इंट्राकोस्टल मसल। कॉजेज द रिब्स एंड द स्ट्रेनम टू मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब जब हमारे इंट्राकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होगा कि हमारा स्ट्रेनम और जो हमारा रिब्स है ये अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ निकलने लगते हैं। अरे जब खींच के सांस लेते हैं तो छाती बाहर आने लगती है ना, वैसी। दिस कॉज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरॉइड चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। पहले ने बढ़ाया एक एक्सिस में, दूसरे ने बढ़ाया दूसरे एक्सिस में, दोनों का काम हो गया। द ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरॉइड कैविटी कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पुल्मोनरी वॉल्यूम। दोनों का एक ही मकसद निकल कर आया कि हाँ भैया पुल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ाना है। As a consequence, there is a decrease in the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure and air rushes into the lungs. So हमारा इंस्पिरेशन हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड। अब रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होती है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होती है। रेस्पिरेशन ऑफ रेगुलेशन में जैसे पढ़ा था कि हमारे 3 सेंटर्स होते हैं, 3 स्पेशल रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन में। एक होता है हमारा मेड्यूला, दूसरा होता है हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, तीसरा होता है हमारा कीमोसिंथेटिक एरिया। जो हमारा मेड्यूला होता है ये हमारा प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम के लिए। ये इम्पल्सेस को सेंड करता है हमारे प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम तक। और जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ये पोन्स में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन के पोन्स रीजन में होता है। और ये क्या करता है कि हम न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके फंक्शंस को मॉडरेट करता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। फिर आता है हमारा कीमोसिंथेटिक एरिया। कीमोसिंथेटिक एरिया हमारे रिदम सेंटर जस्ट बगल में ही होता है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन के लिए। तो जब CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये क्या करेगा, ये सेंड करता है सिग्नल्स को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तक। कीमोसिंथेटिक एरिया सिग्नल्स को सेंड कर देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तक कि ताकि इनकी एलिमिनेशन हो सके, इन सब्सटेंसेस की एलिमिनेशन हो सके। बिसाइड्स दिस, अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा रिसेप्टर्स ब्रेन के हमारे इन तीन सेंटर्स के अलावा भी रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड कार्टिड आर्टरी कैन ऑल्सो सेंस द चेंजेस ऑफ H+ आयन एंड CO2 कंसंट्रेशन एंड सेंड सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर। इतना ही मुद्दा था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? PCO2 प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमारा PCO2 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो बताएगा आगे ये। एट द एल्वियोलस, एक मिनट, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है तो जाहिर सी बात है भाई करेगा ही। हाँ, ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है हमारा? ऑक्सीजन जो हमारा सीधा एल्वियोलस में आता है, एल्वियोलस के अंदर आता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो ये एक जो ग्रेडियंट है पार्शियल प्रेशर्स के बीच में ये मेंटेन कर देता है। At the alveolus, the low of PCO2 and high of PO2 favor the formation of homoglobin. होमोग्लोबिन फॉर्मेशन के काम आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये PCO2 ज़्यादा कम होगा और PO2 ज़्यादा होगा तो यहाँ हीमोग्लोबिन क्या करेगा, O2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास आयरन होता है ना, हीमोग्लोबिन के पास आयरन होता है। आयरन
4 आयरन होते हैं, चारों आयरन क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं कि वो एक एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, तो यहाँ हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाती है। एट द टिश्यू द हाई PCO2 एंड लो PO2 फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और जब टिश्यूज़ पर आते हैं, मतलब एल्वियोलर से लेके टिश्यू तक ही तो जाना है ऑक्सीजन को, जब टिश्यू तक आते हैं तो यहाँ पे PCO2 का कंसनट्रे जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे PO2 का घट जाता है टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे जब PO2 का घट जाता है तो उनकी जो इनके बीच में जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने में बहुत हेल्प कर जाता है ये PCO2 का कंसनट्रेशन। अब ये कैसे करता है वो तो फिर मैंने मतलब नोट्स में सब समझा ही दिया था जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस चल रहा था अपना, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक चल रहा था। नहीं समझ में आया तो एक 20 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है, वो चेक कर लेना। Hence, the affinity of hemoglobin for oxygen is enhanced by the decrease of PCO2 in blood. Therefore, oxygen is transported in blood as oxyhemoglobin and oxygen dissociation from it to the tissues. And the question number 9 is what happens to the respiratory process in a man going up a hill? अगर एक आदमी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसकी रेस्पिरेटरी प्रोसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब भी हम ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होता है कि ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल जब कभी भी अपहिल पर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हमें सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है। ऊपर चढ़ रहे हैं तो एक तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की और मतलब वो ऑक्सीजन की जो उनकी डिमांड है वो बढ़ने लगती है। वो बढ़ेगी तो वैसे ही जनरली हमें तेज़ सांस लेना पड़ता है। अब ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल ऐसे ही कम हो जाता है तो और तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ जाता है। वही सेम बात, एज एल्टीट्यूड इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमोसफेयर डिक्रीज। एटमोसफेयर में ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। Therefore, as a man goes uphill, he get less oxygen with each breath. हर ब्रीथ में उसे कम ऑक्सीजन मिलने लगती है। दिस कॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज डिक्लाइन। ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो डिक्लाइन होने लगता है। द रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। क्या हुआ कि जब मतलब कंटेंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट जब घटने लगता है तो रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली द रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज, तो रेट ऑफ हार्ट बीट भी बढ़ जाता है टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड। टिश्यूज की तो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी चाहे जैसे भी करो। वट इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट? इंसेक्ट्स में कौन सी साइट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है? इन इंसेक्ट्स गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कलेक्टिवली नॉन एज द ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू इंसेक्ट्स में हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। द स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ अ इंसेक्ट्स बॉडी नॉन एज स्पेरिकल्स। साइड ओपनिंग होती है स्पेरिकल्स। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर थ्रू दी स्पेरिकल्स। इन स्पेरिकल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो घुस जाती है इनके बॉडी के अंदर। द स्पेरिकल्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। अब ये स्पेरिकल्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब से जुड़े हुए हैं। फ्रॉम हेयर ऑक्सीजन एंटर द ट्रैकिया, और यहाँ से एयर ट्रैकिया में एंटर कर जाती है। फ्रॉम हेयर ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सेल ऑफ द बॉडी। द मूवमेंट ऑफ CO2 फॉलोज द रिवर्स पैथ। मूवमेंट ऑफ CO2 सेम इसी पाथ को रिवर्स वे में फॉलो करती है। द CO2 फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी फर्स्टली एंटर थ्रू द ट्रैकिया में जाएगी एंड देन लीव्स टू द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल्स के थ्रू, फिर वापस निकल जाएगी। सेम वही, मतलब ऑक्सीजन पहले गया स्पेरिकल्स और स्पेरिकल्स के थ्रू गया ट्रैकिया। अब CO2 की बारी आई तो वो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से भैया एटमोसफेयर में आ जाएगा। डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इट्स सिग्मोइड पैटर्न? अब इसके ऊपर पूरी एक 20 मिनट की वीडियो तैयार है, हर चीज़ अच्छे से समझा रखी है, वो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी और भी चीज़ें क्वेश्चन में जो समझ ना आया वो भी वहाँ समझ आ जाएगी जो उससे रिलेटेड होंगी, जैसे कि टिश्यू पे लेवल, जब टिश्यू पे जाके लेवल जब टिश्यू पे जब हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुँचता है तो क्या हुआ, कैसे हुआ, सब समझा रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट हाइपोक्सिया? ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन, हाइपोक्सिया जनरली एक जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लेवल की, तब हम हाइपोक्सिया को कंसिडर करते हैं। हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक बाय एन इनडेक्वेट और डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स तक जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो हम उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय सेवरल इंट्रेंसिक फैक्टर्स की वजह से ये होता है, सच एज रिडक्शन इन PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का कम होना, inadequate ऑक्सीजन एटसेट्रा। द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया डिस्कस बिलो। अब अलग अलग तरह के भी हाइपोक्सियाज होते हैं, यहाँ पे 4 दिए गए हैं। हाइपोक्सिमिक hypoxia. In this condition, there is a reduction in the oxygen content of blood as a result
of the low partial pressure of oxygen in the arterial blood. कहना क्या चाहता है कि इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड का वो कम हो जाएगा. देयर इज अ रिडक्शन इन दी ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड एज अ रिजल्ट. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर हमारा गिर जाएगा और जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का आर्टेरियल ब्लड में वो गिर जाएगा. फिर आता है एनाइमिक हाइपोक्सिया. एनाइमिक हाइपोक्सिया में क्या, इन दिस कंडीशन देयर इज अ रिडक्शन इन दी कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन गिर जाता है यहाँ पे. एनाइमिक हाइपोक्सिया में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन गिर जाता है. और स्टेंजेंट और इस्केमिक हाइपोक्सिया क्या है, इन दिस कंडीशन देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ अ poor blood circulation. It occurs when a person is exposed to cold temperature for a prolonged period of time. Fourth आता है hystoxic hypoxia. In this condition, tissues are unable to use oxygen. This occur during carbon monoxide or cyanide poisoning के बस. अब चैप्टर हुआ ख़त्म. बाकी अगला